चलो, जिसका भी नेटवर्क प्रॉब्लम तो कुछ होगा ना, सबका तो नहीं होगा। बाकी लोग करिए ज्वाइन। रिया एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करिए एवरीवन। सबके साथ तो नेटवर्क इशू नहीं है ना? सब लोग क्यों बंद करके रखे हो कैमरा? चलो, हम लोग क्या कर रहे थे? रिग्रेशन। हाँ, रिग्रेशन कर रहे थे। रिग्रेशन मैम, मैं समझाने वाली थी आप क्वेश्चंस कैसे करते हैं। क्वेश्चंस के पहले थ्योरी वाला पोर्शन करना था ना? यस मैम। इक्वेशंस वगैरह कैसे बनता है, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो हम देख लिए थे, है ना? अब देखो यहाँ जो जानना है वो चीज देखिए क्या है टर्म्स। थोड़ा ध्यान से देखना, उसको हम लोग फिर से करेंगे सॉल्व। चलो देखो क्या है। हमारे पास दो इक्वेशन हुआ करते थे। रिग्रेशन इक्वेशन है हमारे पास एक, ये मान लो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक्स प्लस बी, जो भी हो। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में देखो, हमारे पास क्या क्या गिवन होता है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता है जो डेटा के बेसिस पे हम लोग निकालने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर डेटा आपके पास गिवन होगा उसमें x और y गिवन होगा, हमेशा गिवन होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था फादर और सन का जो हाइट था वो हम लोगों ने मेजर किया था, तो वो ऑब्जर्व वैल्यू है। और वो ऑब्जर्व वैल्यू आपने लिया है 10 लोगों का, 10 या 50,000 जो भी है, उतनी फैमिली से डेटा लिया है फादर एंड सन का। अब जब भी लोगे ये कैलकुलेट करके आपके पास, तो y और x का वैल्यू आपके पास नोन होगा और जो अननोन वैल्यूज है वो a और b है। ठीक है? क्या है? y गिवन होगा, सपोज फादर का हाइट हो, x जो है वो सन का हाइट है, ये सारा गिवन है। a और b जो है वो आपको डिटरमाइन करना है, बाकी सारा टर्म्स गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, इस a और b को डिटरमाइन करना। कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या वैल्यूज आएगा, क्या टर्म्स है, और इसी a और b को जिसको आप डिटरमाइन करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ए को नहीं, जो टर्म x से एसोसिएटेड है उसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अगर हम लिखते हैं तो a जो होगा वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। अगर यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो जो v वैल्यू है दैट इज नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब इसी चीज को डिटरमाइन करना है हमें। क्यों? देखो x गिवन है, y गिवन है, जो अननोन वैल्यूज होता है हम लोग उसी को डिटरमाइन करते हैं। कभी भी क्वेश्चन में अगर हमें कुछ सॉल्व करना है तो हम अननोन वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं और जो नोन वैल्यूज है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे नोन वैल्यूज y है और x है, a और b अननोन है, हमें वो डिटरमाइन करना है, वो बताना है। चलो देखते हैं कैसे। अब इसी के बेसिस पे मैंने ये आपको क्लास में लास्ट डे बताया था। जो इक्वेशन अगर मान लो हमारे पास ये है, सपोज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आप a प्लस बी एक्स लिखो, b प्लस ए एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी एक्स अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो इसमें हम सारे वैल्यूज को x और y का सारा वैल्यूज ऐड कर दें तो क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ भी समेशन अप्लाई करेंगे। जो टर्म आएगा वो क्या होगा? यस मैम। समेशन अप्लाई कर लो इस y पे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू समेशन अप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट पे भी समेशन, क्योंकि टोटल समेशन आपको अप्लाई करना है। तो ऐसे लिखना हम लोग a प्लस बी एक्स। जब a प्लस बी एक्स आप लिखोगे तो आपको पता है कांस्टेंट पे समेशन वर्क नहीं करता। और अगर मान लो समेशन n टर्म है, i रेंजेस टू 1,
10 बार जोड़ रहे हैं, a को 10 बार जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। तो समेशन जो है वो मान लो n टर्म्स को आप जोड़ रहे हो तो n इंटू a ये टर्म आ जाएगा, प्लस b इज अ कांस्टेंट, समेशन अप्लाई होगा x पे, तो समेशन यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज समेशन y। ये समझ आया या नहीं, ये बताइए। आ गया मैम। नो मैम। नहीं नो मैम, रुकिए एक मिनट। नहीं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, मान लो यहाँ पे a कुछ भी है, बी वाला समझ में आ गया। चलो ए वाले में देखो होता क्या है, मान लो एक कुछ भी, ए का टर्म मतलब क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी ले लो 5 वैल्यू, 5 वैल्यू को समेशन अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, उस टर्म को ऐड करना है बाय कितना टर्म, जितनी बार समेशन है, 2 वैल्यू है, मैम समेशन से इनटू कर देना है ना इन दोनों को, a प्लस अगर यही a प्लस चीज bx 2 को। है तो हाँ, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से अगर समेशन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अगर n है तो n इंटू 5 हो जाएगा, मतलब इस टर्म को आप 5n या n5 लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ na लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये इक्वेशन, Yes, ma'am. अब इस इक्वेशन को मान लो आप, ये हमारे पास जो आ रहा है ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरे केस में आ जाइए, अगर हम चाहें तो इसी वैल्यू को, सपोज इसी वैल्यू को n से डिवाइड कर दें। चलो अगर n से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो जरा, समेशन y, सारे y वैल्यू को आपने जोड़ दिया और n से डिवाइड कर दिए, क्या ये y बार नहीं आ जाएगा। आपके सारे क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स मैंने ऐड कर दिया, फिर n से डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा, y बार आ जाएगा। Y1. आ जाएगा। अगर इसको n से डिवाइड करोगे, नेक्स्ट टर्म को, n कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n से क्यों करेंगे डिवाइड मैम? n से डिवाइड कर रहे हैं, मीन निकाल लेते हैं, मीन निकालेंगे तो कुछ टर्म ऐसा मिल जाएगा जो, क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इनिशियली क्या मिलता है, मीन, वेरिएंस, कुछ टर्म्स जो स्टैटिस्टिकल, Mean variance. यस मैम, वेरिएंस। उसी तरह हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स निकाल रहे हैं, वही चीज है। अब b यहाँ पे प्लस साइन, b इज अ कांस्टेंट, और ये जो टर्म है सम ऑफ xi बाई n, ये क्या हो जाएगा, दैट इज x बार। आप ये भी लिख सकते हैं, इतने तक में तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ। No, ma'am. नो मैम। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में जो ये इनिशियल इक्वेशन है, देखो हमारे पास प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन जनरेट करना है। जैसे मान लीजिए क्लास का सारा स्टूडेंट्स का मार्क्स या फिर फादर सन का डेटा सारा लिखा हुआ है, रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट उससे हम कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैक्सिमम केस में होता है क्या है, जैसे मार्केट में कितना सेल हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सारा का डेटा है, लेकिन हम उससे कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोडक्ट को जनरेट करना है. प्रोडक्ट का सेल बढ़ा है, घटा है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऐसा केस, सीजन चेंज हुआ है तो क्या इम्पैक्ट आया है, किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल का क्या इम्पैक्ट आया है प्रोडक्ट पे, तो ये सब हमें पता नहीं होता, हमें वो जानना होता है। और वो जानना कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है आप उसी के बेसिस पे निकाल सकते हैं। आपको नया इन्फॉर्मेशन तो कुछ मिलेगा नहीं डेटा का, हो सकता है मार्केट में इतना सेल हो रहा है, इस पर्टिकुलर मार्केट में, हर पर्टिकुलर मार्केट का डेटा है, इस पर्टिकुलर मार्केट में इतना सेल हुआ है, इस पर्टिकुलर मार्केट में इतना प्रोडक्ट होता है, कैसे इंक्रीज हुआ है सेल, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और कम और ज्यादा हो रहा है तो क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये जानना होता है हमें। तो हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय इस x और y के। तो x और y के बेसिस पे ही हमें सारा डेटा जनरेट करना है। अब देखो, अगर इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारे पास दिया है ये इक्वेशन, इसी में मान लो हम x से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज इस इक्वेशन में, दिस इज द इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, x इंटू वाई, बोलो, दैट इज इक्वल टू a
इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो ऐसा बनेगा या नहीं? बताओ, बन सकता है ये? क्या हुआ, सबकी आवाज बंद हो गई? Am I audible or not? Yes, ma'am. मैम ए में एक्स क्यों आएगा? एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और यस मैम, एक्स इंटू वाई, ए इंटू प्लस बी इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर, सो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको पता है किसी एक टर्म के मल्टीप्लिकेशन से किसी एक सिंगल टर्म, जब भी आप क्वेश्चन बनाते होंगे तो याद देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि आप ऊपर एक्स वाई जो भी लिखते हैं, कभी भी ये टर्म बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है हमारे लिए। एक्स इंटू वाई, हम लोग क्या करते हैं, इस टोटल यहाँ पे एक्स वाई अगर निकालते हैं तो इन दोनों प्रोडक्ट का जो फाइनल कॉलम होता है, जो लास्ट टर्म होता है, ये समेशन वाला, हमारे लिए ये यूजफुल होता है हमेशा। कभी भी एक सिंगल टर्म बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी टर्म्स का एक जो कॉलम, आपने ये जो एक्स और वाई के बेसिस पे ये एक्स वाई मल्टीप्लाई किया तो एक कॉलम बना है इस तरह का, इस कॉलम का टोटल सम क्या हो जाएगा, समेशन अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। यस मैम। यस समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ax, ए कांस्टेंट है, समेशन एक्स पे लगेगा, हाँ समेशन x होगा, बी कांस्टेंट है, समेशन एक्स स्क्वायर पे लगेगा, समेशन x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अगर इसी में मान लो n से डिवाइड कर दें सपोज, तब भी कोई टर्म हमारे पास कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, am I audible? Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन आया था क्या, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार, और एक टर्म हम लोग मल्टीप्लाई करके लाए थे, इसी में आपका ये टर्म आया था। इसी चीज को हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था, समेशन y इज इक्वल टू एन ए, मैम आपका नेटवर्क इशू है। बी एक्स बी इंटू समेशन ऑफ एक्स। आवाज नहीं आ रही है? बस हो जाता है मैम बार बार। ओके, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आया है, देख लो, यही चीज आपका कैलकुलेट करके यहाँ निकाला हुआ है। पहला टर्म देख लीजिए, आपके पास जो इक्वेशन था उससे समेशन y इज इक्वल टू एन ए बी इंटू सम ऑफ एक्स आई। सेकेंड है उसी का प्रोडक्ट जो हम लोगों ने ये सेकेंड इक्वेशन निकाला, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स आई प्लस बी सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये टर्म है, ठीक है, इतना टर्म हमें मिल गया। और अब देखो यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने ये टर्म निकाला है, जब ये टर्म आपका आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन आ गया, तो एक टर्म जो ये आ रहा है, ये इक्वेशन, यहाँ से हम लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि जो भी इक्वेशन हमारे पास था, जो एक्चुअल इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन जो था हमारे पास, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो, और ये रिलेशन, देखो दोनों का रिलेशन जो है वो एक ही जैसा है, कोई चेंज नहीं आया है। क्या हुआ है, वाई बार हो रिप्लेस हो गया है वाई बार और से, एक्स और बार एक्स हो रिप्लेस हुआ है एक्स बार से। तो यहाँ हम गया। सकते हैं कि ये जो वाई बार है, ये जो वाई बार आ रहा है और ये जो एक्स बार आ रहा है, ये ऐसा पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी अगर ग्राफ बना रहे हैं, इससे ग्राफ बना रहे हैं और ये टर्म भी उसी में आ रहा है, तो इस लाइन में कहीं ना कहीं x बार और y बार जरूर मिलने वाला है। तो ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों में इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया है, y रिप्लेस हो गया है y बार से, x रिप्लेस हो गया है x बार से, तो y बार और x बार जो कुछ भी होगा वो हमेशा इस लाइन पे, इस पॉइंट पे जरूर लाई करने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, ma'am. सो यहाँ से हमें ये दो चीज क्लियर होता है। चलो अब देखते हैं हम लोग कुछ टर्म नया जनरेट करने का कोशिश करते हैं जो कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे कोरिलेशन का फॉर्मूला, कोरिलेशन याद है आर में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? आर में कोवेरियंस टर्म एक आता था न्यूमरेटर में, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, जिसको कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। तो इस तरह का जो Yes, ma'am. कोवेरियंस बोल रहे थे, और अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स और अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई, Y. ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होता था। अगर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे जो टर्म आएगा तो कोरिलेशन मिल जाएगा। और कोरिलेशन और रिग्रेशन थोड़ा बहुत आपस में रिलेटेड होता है, क्योंकि जो इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं ये वाला, वो दोनों के लिए सेम है ना? बस रिग्रेशन में ये होता है हम दो इक्वेशन लेते हैं, कोरिलेशन में बस एक ही इक्वेशन लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज इस इक्वेशन को जो बाद में आया है n से डिवाइड कर दो, जैसे हम लोगों ने इस वाले इक्वेशन के साथ किया था, यहाँ भी n से डिवाइड कर दो। जब n से डिवाइड करोगे तो ये टर्म देखना, कोरिलेशन का एक फॉर्मूला हम लोग कोवेरियंस वाला जो लिखे थे उसमें ऐसा एक रिलेशन था 1/n समेशन Yes, XI ma'am. minus X bar का. xi माइनस yi भी था एक टर्म जो हम लोगों ने बाद में चेंज करके लाया था, माइनस x बार y। Yes, ma'am. बोलो ये था ना? तो अब देखो ये वाला टर्म जो है, क्या यही टर्म ये भी है? चेक करो तो, Yes, ma'am. है ना? तो ये जो टर्म है वो क्या दे रहा है? इस फैक्टर को दे रहा है ना? इस फैक्टर को दे रहा है। मैम वॉइस नहीं आ रहा है। और किसी को आवाज आ रही है? आ तो रही है मैम आपकी. मैम बारिश हो रहा है मैम ना, हमको नहीं आ रहा है। इसलिए सोता होगा उसको। नेटवर्क कभी कभी है, हो आप जाता है. आपकी तो आवाज अभी आ रही है, आनी चाहिए। सो ये मैम बारिश हो रहा है ना, इस वजह से होता होगा। हो सकता है। चलो ये फैक्टर जो है वो हमारा ये मिल रहा है, ठीक है? यही चीज देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार आप देख लो क्यों कैसे कर रहे हैं। जो फैक्टर हमारे पास था समेशन xi yi, अगर ये टर्म हम इस टर्म में इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो कोवेरियंस मिलता है ना? कोवेरियंस यस मैम। फॉर्मूला ये है, ये टर्म कोवेरियंस है। और यहाँ पे एक नोटेशन है जो अभी फिलहाल यूज किया जाता है और हमेशा यूज कर सकते हैं। कोवेरियंस टर्म जो ये पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर है, इस पूरे कोवेरियंस को ना μ11 से भी डिनोट किया जाता है। हम कर सकते हैं, चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं भी करो, बट नोटेशन एक μ11 जो है वो कोवेरियंस के लिए दिया जाता है। अगर μ11 कोवेरियंस का टर्म है तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये फैक्टर उधर भेज दो तो μ11 प्लस ये फैक्टर उधर जाएगा, तो माइनस इधर में है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। सो प्लस एक्स बार वाई बार को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स वाई। बोलो लिखा जा सकता है? यस मैम। तो यहाँ पे दो नोटेशन हम लोगों ने देखा है, इस फैक्टर को ये भी लिखा जा सकता है और इस फैक्टर को ये भी लिखा जा सकता है। देखो है ना, समेशन 1/n समेशन xi इज इक्वल टू इतना टर्म भी है और 1/n समेशन xi by n इज इक्वल टू
इतना टर्म भी है ना। तो अब अगर दोनों का LHS इक्वल, दोनों इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है, तो क्या ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल हो सकता है? ध्यान से, ये वाला फैक्टर हमारे पास है, एक ये फैक्टर है, एक इक्वेशन मान लीजिए ये है, दूसरा इक्वेशन हम लोग कोरिलेशन वाले रिलेशन से ला रहे हैं ये। अब ये देखो मैम सेम है। दोनों का एक टर्म, ये जो फैक्टर है वो दोनों में इक्वल है, ये फैक्टर और ये फैक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, होल टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। यस मैम। यस मैम। तो ये टर्म इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए दिस होल टर्म, इतना टर्म को आप ऐसे लिखो। अब उन दोनों इक्वेशन को मर्ज अप करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलो साथ में एक काम हम ये भी कर लेते हैं, वेरिएंस जो है, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे कोई बता देगा? ये चीज इतना नोट कर लीजिए, मुझे इरेज करना पड़ेगा इधर वाला फैक्टर। वेरिएंस का फॉर्मूला मैम अभी अभी जो आप, हेलो मैम, हाँ बोले। अभी जो आप इक्वेशन बताई है ना, हाँ वो कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा इक्वेशन बोलो? वो अभी कितना इक्वेशन बताई है? कौन सा इक्वेशन बताओगे तब ना, पूरा का पूरा? यस मैम, तो किसी को नहीं समझ में आया। शुरुआत से पूछते चले जाते हैं। पूछ रहे हैं, बस दोस्त को समझ में आ रहा है, वो यस मैम करके आ गया है। अरे तो ठीक है, अरे भाई तुम भी आनी चाहिए बोलो ना, ना। आपकी आवाज, तुम पहले चुप आपकी करो तो, आपकी आवाज तुम चुप करो आनी चाहिए तो, ना तुमको आपकी हम नहीं तरफ। बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे से बात करो इधर, जब तुम यस मैम। तुम अपनी बात बोलोगे ना, तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम्हें प्रॉब्लम है, अरे जिनको आया उसकी बात सुनो। भाई क्या हो गया क्लास में? चलो तुम चुप चुप रहो करो, दोनों। तुमसे हम बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमसे हम बात नहीं कर रहे हैं, मैम से कर रहे हैं। ठीक है अमरेन सुनिए, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? यस मैम, इक्वेशन शुरुआत बता कहाँ से दीजिए, प्रॉब्लम है ये बताओ। जहाँ से आज इक्वेशन डिराइव किए हैं। इक्वेशन डिराइव किए हैं। यस मैम। एक बात मुझे ये बताओ, पहले ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन हम लोग कब यूज कर रहे हैं? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। dx, यस मैम। आप पता है आपको y का वैल्यू x का वैल्यू गिवन होगा और यस मैम। इसका वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे अननोन क्या है? ए और बी। a और b। तो हम लोगों को अननोन फैक्टर को डिटरमाइन करना है जिससे ये पूरा का पूरा वैल्यू मिनिमम हो जाए। ठीक है, अननोन फैक्टर को डिटरमाइन करना है। अब अननोन फैक्टर को डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये हमारा टास्क है। कैसे कर सकते हैं? तो जो जो इंफॉर्मेशन है, जो जो तुम्हारे बारे में कुछ पता है हमें, उसी के बेसिस पे, तो कुछ नहीं पता है वो पता कर सकते हैं, जा सकता है ना। कुछ नया Yes, ma'am. इंफॉर्मेशन अपने आप तो जनरेट होगा नहीं, आपको जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट होगे, ये टास्क होता है। तो मान लो ये y का एक वैल्यू, ये इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से वैल्यूज मिलने वाला है। अब डेटा में क्या होता है, x और y गिवन होता है। इस गिवन x और y से आपको a और b का वैल्यू निकालना है। कब निकलेगा? a का वैल्यू, x का वैल्यू इस तरह से पूरा दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, मान लो 2 3 4 ऐसा कुछ कुछ दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है 0 1 4 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है। जो भी है गिवन इंफॉर्मेशन है, यहाँ दिया कुछ कुछ वैल्यू। अब सबको जोड़ लो तो क्या लिखोगे? जोड़ने के प्रोसेस को हम यहाँ समेशन लिख देते हैं, समेशन y कर देते हैं। और समेशन में है तो ये समेशन जोड़ के 2 3 4 जो भी आ रहा है ऐड करो 9, ये टर्म ये जोड़ो, यहाँ पे 11, ये जो वैल्यू इसी को हम समेशन करके यहाँ लिख रहे हैं। a कुछ नहीं होगा, a क्या है? कांस्टेंट है, बट समेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली आपको पता है कोई भी चीज ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पूरे इक्वेशन में, ठीक है। अब अगर हमें पूरे इक्वेशन में करना है तो क्या हो जाएगा, इस a पे भी समेशन ऑपरेट होगा। तो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म में समेशन, मान लो 2 को आप 10 बार ऐड कर रहे हो तो 2 प्लस 2 10 बार लिखने से ज्यादा अच्छा है तुम लिख दो 10 into 2। बोलो
होगा या नहीं? 2 को 10 बार जोड़ो या फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? इक्वल है। इक्वल होगा। तो यहाँ पे बस वही चीज किया जाता है, जितनी बार जोड़ना है। यहाँ पे 3 टर्म है तो 3y हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर n होगा तो n a लिख सकते हैं ना, बिकॉज n टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस साइन, b इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को बाहर, अब समेशन अप्लाई करोगे तो x वाले फैक्टर पे करोगे। कर सकते हैं इतना? बताइए। यस मैम। अब इसी फैक्टर में हम n से डिवाइड कर दें। यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये फैक्टर, ये तरीका क्या कहा जाता है? मीन निकालना। तीनों नंबर्स का एवरेज क्या होगा? 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज ऑफ दिस सेट। होगा या नहीं? बताओ। तो उस नंबर को आपको उससे डिवाइड करना है। अब इस टर्म को जब डिवाइड करोगे तो जो आएगा दैट इज नोन एज एवरेज। तो आप y बार लिख दो, तो ना एवरेज का नोटेशन तो बार ही होता है, y बार, x बार, जो टर्म जोड़ के लिख रहे हैं। यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे, n डिवाइडेड बाई n, क्या हो जाएगा? n कैंसिल। ये क्या? b फिक्स है। सम ऑफ xi बाई n क्या होता है? सम ऑफ xi बाई n वही यहाँ पे x के टर्म में होगा, वही y के टर्म में होगा, तो क्या हो जाएगा? x बार मीन x बार। बस इसी चीज को यहाँ लिख देते हैं हम। इतना लंबा चौड़ा इतना टर्म नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली उसी चीज को सिंपली लिख देते हैं। दिस इज a एंड दिस इज b टू x बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन इसको भी मान लीजिए, दिस इज इक्वेशन a। करना क्या है? ये टर्म यहाँ से हटा दो, n वाला फैक्टर। ये जो इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन, और इसको देखो जरा ध्यान से, दो ऐसा टर्म है, कुछ चेंज दिख रहा है। y रिप्लेस हो गया है y बार से, a ही है, b ही है, x रिप्लेस हो गया है x बार से। तो जब दो इक्वेशन अगर एक ही चीज को सेटिस्फाई करता है, एक इक्वेशन पे जो वैल्यूज डालते हो सेटिस्फाई करता है, तो क्या होगा? वो वैल्यू उस लाइन पे पड़ेगा। मतलब ग्राफ अगर हम बनाएंगे और ये वैल्यू x बार y बार कहीं इसी पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा? ये जो पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। कहीं भी जो सेम इक्वेशन है, देखो कभी भी अगर वैल्यू एक लाइन का, ये इक्वेशन है, मान लो ये जो वैल्यू है 3/9 जो निकाल रहे हो आप, 3/9 सनी मैंने अटेंडेंस बनवा देना। वो क्यों अटेंडेंस बनाएंगे? 9/3 को 3 लिख सकते हो, 11/3 को क्या लिखोगे बताओ? बोलो। 3 पॉइंट समथिंग होगा ना। 3 आपका रिमेनिंग है, 9 हो जाएगा, 2 11, 2 पे 0 डालोगे, 3 6 जा 18, तो 6 आएगा, 3.6 आपका आ जा रहा है। ये मीन और ये मीन। अब जब भी ग्राफ हम बनाएंगे इस सेट का डेटा का, तो ये 3 दोनों इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेटा जो आया है, ये दोनों वैल्यू आया है, वो इसी सेट से आया है। ठीक है, तो यही वैल्यू हमेशा इस पे लाई करेगा। तो ये चीज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया जा रहा है कि जो वैल्यू बार और y बार है वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि ये वैल्यू जो आया है इसी पूरे सेट से, बताओ 2 है, 3 है, 4 है। अब बताओ 2 3 4 में 3 इसी में आ रहा है ना, 0 6 और 5 के बीच में ही कहीं 3.6 आ रहा है ना। तो ये वैल्यू इस लाइन पे लाई करेगा या नहीं? बताओ। 2 3 डायरेक्टली मिल रहा है कि 3 वही पॉइंट है, तो ये वैल्यू भी यहाँ लाई करेगा। बस ये बोला गया है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ये इक्वेशन निकालने के बाद, ऐसा करने के बाद क्या किए हैं, x और y जैसे दिया हुआ था, एक मिनट देखिए लो, x y दिया हुआ है हमारे पास। तो एक कॉलम
कॉलम क्या आप x इंटू वाई का बना सकते हैं? क्योंकि आपको क्या करना है, जो है पता है, बस उसी से नया नया इंफॉर्मेशन जनरेट करना है। अब 2 इंटू 0 यहाँ ये निकाल लो, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, ऐड करके बताओ क्या लिखोगे यहाँ, बोलिए 38। सो ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है डेटा, ये x और y का डेटा दिया हुआ था, उससे हम ये भी निकाल सकते हैं। तो यही चीज हम क्या करते हैं, इसको निकाले हैं तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में निकाल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है और उसी को हम थियोरेटिकली डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में हम x से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, x इंटू वाई मिलेगा। x और y मल्टीप्लाई कर दिए तो x इंटू वाई ये मिला है यहाँ। अब इसी x को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ax मिल जाएगा। बोलो बताओ हाँ या ना। हाँ मैम। इक्वेशन ये चीज जो यहाँ पे किया जा रहा है वो थियोरेटिकली किया जा रहा है। ये थियोरेटिकली जब हम डिराइव कर लेंगे ना, तो हर वैल्यू के लिए, हर क्वेश्चन के लिए वो वैल्यू होगा। और यहाँ पे जो कर रहे हैं उससे ये होगा कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी चीज थियोरेटिकली हम डिराइव कर लेते हैं कि हमें सॉल्यूशन जनरल मिल जाए। तो x इंटू वाई, a इंटू एक्स प्लस, अब इधर अगर ऐड करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, x ऑलरेडी है, b कांस्टेंट है, तो समेशन b इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कभी भी मैंने कहा क्या, आप यहाँ से एक टर्म मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बेसिस पे कभी भी रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स में नहीं निकालते हैं। जितना भी टेबल पढ़े होंगे, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, जो भी टर्म पढ़ा था, कहीं ना कहीं उस पूरे कॉलम का सम लेते हैं। कोरिलेशन भी निकालते हैं तो पूरे कॉलम का सम लेते हैं, अगर ये निकालते हैं तब भी कॉलम का सम लेते हैं। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, ये x इंटू वाई जो मल्टीप्लाई किए, वो एक वैल्यू हमारे किसी काम का नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन हमारे किसी काम का नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट में एक प्रोडक्ट सेल हुआ है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। जो हमारे पूरा का पूरा सेल हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट हो रहा है, या पूरा एक पर्टिकुलर मार्केट का कितना पूरा सेल हो रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक सेल, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने नहीं रखता। पूरा मार्केट में कितना टोटल सेल हुआ है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज सेल कितना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। मंथ का एवरेज, ईयर का एवरेज, या फिर जो कुछ भी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करके तो ले आए, लेकिन हमारे लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम इस टोटल समेशन करके निकालेंगे वो होगा। जैसे कि यहाँ पे निकाले हैं टोटल समेशन जो 38 आया है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसी इक्वेशन में समेशन अप्लाई कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a समेशन x यहाँ प्लस b, इधर अप्लाई किए तो इधर भी होगा समेशन x का स्क्वायर। कर सकते हैं ना मैम? समेशन तो पहले भी यूज किए थे ना। समेशन यूज तो किए हुए हैं ना पहले। की आवाज नहीं आ रही है। समेशन पहले किए हुए हैं, तो समेशन आप पहले सिर्फ इस फैक्टर का किए थे ना, सिर्फ इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करके जो ये इक्वेशन लाए हैं उसका समेशन नहीं किया है ना। क्या हुआ है, इस इक्वेशन का समेशन नहीं किया हुआ है, वो y का समेशन किया हुआ है। समेशन x y का समेशन नहीं किया हुआ है ना। और समेशन एक्स वाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों का रिलेशन, दोनों का टर्म चाहिए। कोरिलेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्स और वाई, वाई और एक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अगर स्कार्सिटी होगी मनी की, तो क्या प्रोडक्ट होगा? कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्ट खरीदेगा? कभी खरीदने वाला है? अगर पैसा नहीं है, मान लो अभी जो केस प्रेजेंट कंडीशन है कोविड की वजह से, जो 2 साल से पैंडेमिक वाला सिचुएशन है, अगर उसका इकोनॉमिक कंडीशन, मैक्सिमम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट करें सबका इकोनॉमिक खराब है। अब इसमें मुझे ये बताओ, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, जो मतलब एकदम जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड कहें, वो
हाँ, उस पे जो एक्सपेंसेस होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा एक्सपेंसेस करना पॉसिबल है? बहुत लोग बहुत कुछ करेंगे, बताइए, खर्च किया जा सकता है? क्या मैम? तभी खर्च करेगा ना, कैसे खर्च करेगा? ज्यादा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये चीज वहां ये बता रहा है कि हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस आता है, जो फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, वो आपस में रिलेटेड है। जैसे देखो, अगर x जो है वो सन का हाइट है, y मान लो x जो है वो फादर का हाइट है, y जो है वो सन का हाइट है, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, तभी इन दोनों में रिलेशन पढ़ रहे हैं ना आप। बोलिए, ये सपोज इनकम है, तो इनकम से एक्सपेंडिचर डिफाइन किया जा रहा है, तो आपको इनकम पता है तभी तो आप एक्सपेंडिचर बता पाएंगे। बोलिए, या फिर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर, क्या इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड जहां भी रिग्रेशन है मैम। होगा वहां कोरिलेशन अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन बता रहा है ये कितना डिपेंडेंट है इस पे, और कोरिलेशन बताता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझे? कोरिलेशन बता रहा है द टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, किसी भी तरह से डिपेंडेंट है, हमें ये नहीं पता किस तरह से डिपेंडेंट है, बट दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। जैसे ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर दोनों आपस में रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है हमें नहीं पता। अब यहाँ पे ये बता रहा है ये उस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। होगा या नहीं, बताओ, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नो मैम। नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके पास पैसे हैं तब आप खर्च करेंगे, या खर्च करेंगे तब पैसे आने वाले हैं? ये बताओ। पैसे रहेंगे तो खर्च दोनों करेंगे। कंडीशन में कर सकते हैं मैम। दोनों कंडीशन हो सकता है, तो दोनों कंडीशन जो है वो y ऑन x और x ऑन y हम दोनों पढ़ते हैं यस मैम। y ऑन x और x ऑन y दोनों पढ़ते हैं, लेकिन वो कब पढ़ते हैं? किस तरह से डिपेंडेंट है ये जानना हो तब। लेकिन यस मैम। शुरुआत में हमें ये तो पता होता है ना, पढ़ते हैं। हाँ, शुरुआत में हमें ये पता होना चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर, जो खर्च हम कर रहे हैं और जो आमदनी है, वो दोनों आपस में रिलेटेड होगा, तभी तो खर्च पे आमदनी डिपेंड करेगी या आमदनी पे खर्च डिपेंड करेगा, जो भी है, दोनों आपस में रिलेटेड, तभी तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी की हम बात करेंगे। ये बताओ, यस यस मैम। मैम। जब तक डिपेंडेंट नहीं है तब तक वो कोरिलेटेड, जब तक डिपेंडेंट नहीं है तब तक एक का दूसरे पे इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। जैसे ये सिंपली ऐसे भी दे समझ सकते हो, मान लो अभी आप बाहर कुछ बदमाशी कर रहे हैं, कोई टीचर मिल जाता है, आपके पेरेंट्स मिल जाते हैं, क्या करोगे? क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? बताओ, सिंपल क्या इम्पैक्ट आएगा? कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है। अब अगर इम्पैक्ट आ रहा है, बस ये जो सोचो कि वो दो फैक्टर जो आप हैं और जो आपको फैक्टर बाहर मिल रहे हैं, आपके फ्रेंड मिले तो आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा, आपके पेरेंट्स मिल रहे हैं कोई और रिएक्शन हो सकता है, जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग और रिएक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दो फैक्टर जो आपका रिएक्शन होगा और जो फैक्टर आपको बाहर मिला है, उन दोनों में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है या आपका इम्पैक्ट उस पे पड़ता है, तभी तो आप एक दूसरे पे इम्पैक्ट उसका स्टडी करेंगे। अगर इम्पैक्ट ही नहीं आता तो स्टडी करेंगे क्या? अननोन लोग, बहुत लोग मिलते हैं रास्ते में, क्या रिएक्शन होता है आपका? रिएक्शन नहीं होता ना। तो रिएक्शन कब होगा? जब दो फैक्टर्स जो है आपस में रिलेटेड होगा। तो रिग्रेशन अगर है, कोरिलेशन टर्म अपने आप इनहेरेंट है उसमें, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है y, तो x और y आपस में क्या रिलेटेड है या नहीं? जब x y डिपेंड कर रहा है तो x और y आपस में रिलेटेड है। तो जहां भी
टर्म आता है, इन्वॉल्व होगा, वहां पे कोरिलेशन अपने आप आ जाएगा। और कोरिलेशन करना है तो y और x दोनों फैक्टर को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों फैक्टर को आप स्टडी कर रहे हैं तभी आप कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं, अदरवाइज कोरिलेशन का फैक्टर नहीं आता। अब देखो x और y, आपको याद है कोरिलेशन जो टर्म था डिफाइन करते थे हम लोग, उसमें सबसे पहला फैक्टर था r, जो आप कोरिलेशन डिफाइन करते थे उसमें सबसे पहले एक टर्म था कोवैरियंस, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y। तो अब जो भी डिपेंड कर रहा है वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y और कोवैरियंस ऑफ x y, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कोवैरियंस वाला फैक्टर। इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसा होगा। वेरिएंस आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि आपको याद है वो स्क्वायर होता है। टर्म्स सॉल्व करते हैं हम लोग, जो सिंप्लीफाई करते हैं 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, तो वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा ही नहीं, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अब किस फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कोरिलेशन? ये फैक्टर कोवैरियंस पे। तो ये कोवैरियंस टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते थे, वापस से जाके याद करो फॉर्मूला, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले लिखे थे, बताओ कैसे निकालते हैं? 1/n 1/n एक हमारे पास समेशन x फॉर्मूला y है। हाँ, जो भी कोवैरियंस का फॉर्मूला, अब कोवैरियंस का नोटेशन ये भी डाल सकते हो, कभी कभी ये भी डाला जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू होता है 1/n समेशन x y जो भी x y माइनस x बार y बार, ये फॉर्मूला होता है कोवैरियंस निकालने का। अब मुझे ये फैक्टर जो है वो डेटा से मिल रहा है। देखो अगर इस टर्म में, इस पूरे टर्म को इरेज कर दे रहे हैं, देखना कंफ्यूज मत होना, ये जो फैक्टर है हमारे पास, इस फैक्टर में अगर हम n से डिवाइड कर दें तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये फैक्टर देखो सेम है। यस मैम सेम है। अमरिंद देखिए, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है। इसको बस 1/n ऐसे करके लिखा है, यहाँ पे ऊपर ही लिख दिए हैं दोनों। यस मैम। अब देखो, अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गया है, पहले हमारे पास इक्वेशन सिर्फ ऐसा दिया हुआ था और डेटा दिया हुआ था, ये सब फैक्टर नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम ये जो कैलकुलेशन जो चेंज कर रहे हैं, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि हमें कुछ ऐसा टर्म मिले जिसको हम जानते हैं। जैसे कुछ होता है ना, कभी मान लो घर से बाहर रहने गए तो कहीं बाहर कुछ ऐसा लिंक, कुछ ऐसा कनेक्शन ढूंढते हो जिससे हम को रिलेट कर पाए उस सिचुएशन से, उस प्लेस से अपने आप को कोप अप कर पाए। तो वो सिचुएशन, ये कुछ ऐसा टर्म है जो हमें कुछ भी नहीं पता था, जहां वहां हमें ये पता चल गया, ये मिल गया। अब ये मिल जाने से क्या हुआ कि इस फैक्टर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/n समेशन xy इज इक्वल टू, या तो μu1 लिखो, नोटेशन अगर पसंद है तो ठीक है डाल लो, नहीं तो कोवैरियंस वर्ड लिख लेना, नहीं तो आप चाहो तो कोवैरियंस लिख लो, कोवैरियंस ऑफ xy यहाँ लिख लो, माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x बार y बार। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसी को ऐसे लिख सकते हैं ना। ये टर्म जो है वो कोवैरियंस है, इसी को μ11 लिखिए या कोवैरियंस लिखिए, एक ही बात है। इस टर्म को, ये टर्म उधर लेके चले गए तो μ11 प्लस x बार y बार, ये टर्म आ गया। अब देखो यहाँ LHS में ये टर्म और इसका LHS दोनों सेम है, ये दोनों टर्म। यस मैम। तो हम इस टर्म को इसके इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल करके। हाँ, इस टर्म को इसके इक्वल बोल सकते हैं, कंपेयर करना होगा तब बोल देंगे। हाँ, कंपेयर करके बोला जा सकता है ना, ये टर्म इसके बराबर है। यस मैम। दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा।
तो ये चीज लिखा जा रहा है उसी चीज को, μ11 x बार y बार इज इक्वल टू टर्म। तो इसको चाहो तो लिख सकते हो a इंटू एक्स बार सम ऑफ एक्स आई एन, ये टर्म क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा। देखो तो यस मैम। लिख सकते हैं ना a x बार। ठीक है, लिख लो a x बार प्लस ये टर्म क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो जरा। dx स्क्वायर बार। dx स्क्वायर बार होगा, वो x बार स्क्वायर है ना। यस मैम। अच्छा इतना तो पता है ना, इतना लिखना है। चलो ये टर्म हम बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले वाला पोर्शन मिटा देते हैं। अब इस फैक्टर को अगर ध्यान से देखो तो वो क्या है, b हम पहले लिख देते हैं, बाकी टर्म को देखना। समिट एक्स स्क्वायर बाई एन। आप सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे कोई बता सकता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला एक पढ़े थे, 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बताओ ये वैल्यूज का फॉर्मूला पढ़े थे जो मॉडिफाई किया था। देखिए कहीं लिखा हुआ होगा आपके पास। जनरली जो पढ़ते हैं वो ये था 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही था ना मैम ऊपर वाला है। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं जब, तो इससे ये फॉर्मूला नहीं आया है। ओ मैम, यस मैम आता है। मैम समेशन x को इनटू कर देना है, समेशन x स्क्वायर हो नहीं गया। नहीं, इनटू नहीं करते हैं, मॉडिफाई करके लाते हैं। बताओ नहीं पता मैम, बता दीजिए आप। बताया हुआ है बस। देखिए ये फॉर्मूला देखो, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। सिग्मा एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला जो था, इसको हम लोग डिराइव करके सॉल्व करके लाके लिखे थे ये टर्म। और क्या था ये, एक्स बार वाई बार का होल स्क्वायर। एक मिनट, ये फैक्टर समेशन एक्स आई, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ आई है नहीं तो एक्स आई। तो ये टर्म एक्स बार है, एफ आई हटा दो, या फिर ये पूरा टर्म ही ये एक्स बार नहीं है, ये एक्स बार है या नहीं? यस यस मैम। मैम ये सिंगल है। फॉर्मूला है ना, 1/n समेशन f i x i। हाँ तो यहाँ पे एफ आई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा। हाँ कट जाएगा। और ये टर्म 1/n समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन होगा, तो एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स बार का स्क्वायर समेशन एक्स आई का स्क्वायर। इसको पढ़ के रखना तुम लोग, तो फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। देखना ये फैक्टर है, ओके मैम। क्वेश्चन बना हुआ होगा आपके पास, रिलेशन भी होगा, करके देखिएगा। ओके। चलो ठीक है। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम।